Hello friends, myself Professor Sudeep Shah. You all are welcome to the Nauka Digital Institute. Friends, if you are studying the CA foundation, then the word foundation suggests the pillars, base, which is the fundamentals, and that is the root. And if you want to study the accounts, then you have to study the foundations of the same, the roots of the same. And so that friend, this course is designed the CA foundation. Earlier it is known as a CPT, common proficiency test, but somehow it do not manage to create a sound foundation to enter into the intermediate. And बच्चा ABCD अक्कड़ बक्कड़ करके एक बार तो MCQ सॉल्व कर लेता था, 100 का स्कोर भी कर लेता था, बट at the intermediate level he stuck up. So the Institute of Chartered Accountants of India has initiated a new syllabus of CA Foundation, जहाँ पे पूरा बेस बनाया जाता है. फाउंडेशन का मतलब ही बेस है, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अकाउंट्स का बेस है. और ये समझा तो ही आप पूरे अकाउंट्स की इस जर्नी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक का पूरा बेस मजबूत करके आप आगे बढ़ पाओगे. कोई भी बिल्डिंग बनता है तो सबसे ज़्यादा टाइम फ्लोर बनने में नहीं लगता है, पर उसका जो बेस बनना है, उसके पिलर्स जो बनने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. और वो जितना मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग मजबूत होता है. फिर भले ना 7 या 8 के रेक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग एकदम मजबूत से खड़ा रहता है. द सेम वे फ्रेंड्स, अकाउंट्स के भी प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए उसका थ्योरी पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है. व्हाट आई ऑब्जर्व्ड even in the classroom teaching, the students who came from good score in 12th standard, say 85-90%, but they are somewhere lacking in the fundamentals of accounting. और वो fundamentals को समझने के लिए we are starting the first topic, that is ICI module, that is theoretical framework which involves many units. और जो आज हम शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी ट्री की ताकत, कोई भी पेड़ की ताकत नहीं उसकी ऊंचाई में, पर वो कितना डेप्थ है उसके अंदर, उसके रूट्स कितने मजबूत है. उसी तरह पूरे बिजनेस बॉडी का, अकाउंटिंग बॉडी का हार्ट उसका अकाउंटिंग थ्योरी है. और वो थ्योरी अगर आपने सही वे से समझ लिया तो आई एम श्योर यू कैन ईजिली सॉल्व एनी सम ऑफ द टॉपिक. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्योरी ऑफ द अकाउंटिंग, एंड फॉर दैट chapter 1 is framed by the ICI, and the name of the chapter is theoretical framework. This is the name given by the ICI, that is theoretical framework. framework होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कोई भी आप इमेज हो उसको आप वॉल पे लगाओ, पर उसका फ्रेमिंग किया हुआ होता है तो वो पूरा इमेज बहुत बढ़िया लगता है. द सेम वे ये थ्योरी को एक फ्रेमवर्क देना है, और वो फ्रेमवर्क आप जितना मजबूत करोगे उतना ही अकाउंट उभर के बाहर आएगा. और उसके लिए वी आर टुडे स्टार्टिंग विथ यूनिट 1, दैट इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए अकाउंटिंग का, और उसका स्कोप क्या है वो भी समझ में आना चाहिए. पूरा चैप्टर 1 आपका फंडामेंटल्स क्लियर करता जाएगा, और ये फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे, आई एम श्योर फ्रेंड्स यू कैन ईजीली cover your journey with all fantastic and shining colors. So first of all, we start with the chapter 1. The name of the chapter is theoretical framework, a very interesting theory part of the accounting that we are going to study. मैंने कितने बच्चों को जब जब ये टॉपिक पढ़ाया तब दे ऑल फाइंड दैट कि यस सर, यहाँ तो हमने कुछ ऐसी बातें सुनी जो कभी हमने पहले सुनी नहीं थी. जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ले लो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ले लो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस ले लो, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये सबको समझना है. हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. समटाइम्स स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक टू मेक इट अ सिमिलर, एंड दैट इज़ रॉन्ग. You have to understand the each and every concept separately, and then only you can become a master, and then that master is called a chartered accountant. So here we are starting with the first of all मीनिंग. और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग भी पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमें पढ़ना ज़रूरी है. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. स्टैंडर्ड 11th का ये पॉइंट है फ्रेंड्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फ़र्क. बट इवन आफ्टर बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट मैनेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. Appreciate the
इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, उसका आप आज सोशल साइंस की तरह क्या आज के ज़माने में उसका इवोल्यूशन है वो समझेंगे। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने सारे ब्रांचेस है, जैसे इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वैसे ही अकाउंटिंग में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो नहीं पता है कि कितने ब्रांचेस है, वी विल स्टडी द सेम, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सब बातें फील्ड्स में और ये क्वेश्चन में आ सकती है। आइडेंटिफाई द वेरियस यूजर ग्रुप्स फॉर विच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी जनरेटेड। कौन कौन से यूजर्स के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स, पैसा उनका जो लगा हुआ है बिजनेस में, तो दे ऑलवेज वांट्स टू नो कि मेरे पैसे का क्या हुआ, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये सब बातें हम समझेंगे। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट, ये सभी ब्रांचेस के साथ, सभी फील्ड्स के साथ अकाउंटिंग का क्या रिश्ता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, हर एक चीज़ के लिमिटेशन को भी समझना है। एफिशिएंसी ऑफ जनरल मैनेजर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक, तो वो लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। कितने सारे कंपटीशन को फेस करता बिजनेस, कई बार ख़त्म हो जाता है बट कैन नॉट पास द एंट्री, द रीज़न दे आर लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अप्रिशिएट द एनलार्ज बाउंड्री ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड द एरिया वेयर इन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रेंडरिंग यूजफुल सर्विस टू द सोसाइटी। ये पूरी जर्नी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते फ्रेंड्स। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के पीछे अकाउंटिंग है और वो इकोनॉमिक है तो ऑलवेज अकाउंटिंग है। अ सैलरीज पर्सन गेट्स अ सैलरी एंड स्पेंड्स टू बाय प्रोविजंस एंड क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एट्सेट्रा। A sports club formed by a group of individuals, a business run by individual or group of individual, local authority like Calcutta Municipal Corporation, Delhi Development Authority, Ahmedabad Municipal Corporation, ये सब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। Not necessary all the economic activities are run for any individual benefit. Such economic may be create a social benefit, benefit for the public. कितने वो काम है जहाँ पब्लिक बेनिफिट को देखा जाता है। At a large anyway, such economic activities are performed through the transactions and events. This is the most important word. I would like to highlight the same, transactions and events. ये पूरे अकाउंटिंग के पीछे का सबसे अहम वर्ड है। If there is a transaction, then only there is accounting. If there is a event, then only there is an accounting. तो ये ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को समझना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन, अब ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, mean a business performance of act and agreement, while event is used to mean a happening as a consequences of transaction as a result. तो ट्रांजेक्शन का आउटकम इज कॉल्ड अ इवेंट। जैसे गुड्स खरीदना इज अ ट्रांजेक्शन, गुड्स बेचना इज अ ट्रांजेक्शन, बट आपने क्या प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड इवेंट। what I observed in my teaching journey, many students are not having the idea about the events, and events are also recorded. Goods purchase करना transaction, बेचना transaction, but closing stock is an event and which is the outcome of transaction. तो ये सब बातें सबसे पहले समझनी पड़ेगी। आगे करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद we need to understand the definition of accounting. yes, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस पूरी जर्नी में डेफिनेशन समझना सबसे ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द फेमस डेफिनेशन गिवन बाय AICPA, दैट इज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग the transaction in events. Once again the same word, transaction and events, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, which are at least of a financial character. transaction events which are in part at least of a financial character. इसमें financial character होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो financial character नहीं है तो there will be no recording.
इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, उसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में लिखना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. The definition, friends, being a student of chartered accountant, you must learn by heart. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing the transaction and events which are at least of a financial character and interpreting and in terms of money and interpreting the result thereof. ये सब समझना सबसे अहम बात है, क्योंकि हर एक डेफिनेशन के हर एक वर्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग है कि ये एक आर्ट है. सबसे पहला वर्ड है आर्ट, और आपने 11th स्टैंडर्ड से समझा होगा कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस. ये रिकॉर्ड करने का आपके अंदर आर्ट होना चाहिए, और रिकॉर्ड करने के पीछे किस तरह से रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अ साइंस. साइंस और कुछ नहीं है बेटा. साइंस का हिंदी गुजराती वर्ड होता है विज्ञान, और विज्ञान इज नथिंग बट अ विशिष्ट ज्ञान. कोई भी चीज़ का आपके पास विशिष्ट ज्ञान है तो उसका आप विज्ञान के अंदर शामिल कर सकते हो, और यही काम अकाउंट्स में होगा कि आप उसका विशिष्ट ज्ञान लोगे और ये ज्ञान के साथ आप अपनी स्किल को जोड़ोगे तो वो बन जाएगा आर्ट एंड साइंस बोथ. सो दिस इज द फेमस डेफिनेशन गिवन बाय द AICPA. देन वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, और कौन से इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे कौन से को नहीं रिकॉर्ड करेंगे वो भी समझ रहे. ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स वर्सेस इवेंट्स एंड फिनेंशियल वर्सेस नॉन फिनेंशियल इन अ बिजनेस और इन इकोनॉमिक सिनेरियो. बहुत बढ़िया चार्ट है. यस, थोड़ा ब्लर है इसका इमेज बट नॉट ए इश्यू. बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सबसे पहला ट्रांजैक्शंस, थोड़ा इमेज ब्लर है आई एडमिट. दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, गुड्स का खरीदना, दैट इज अ ट्रांजैक्शन. इवेंट्स, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अब ये गुड्स हमारे गोडाउन में आ गया, वो स्टॉक में पड़ा गया, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स. और तीसरा है बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो अभी हम समझेंगे, जो नोट में डिटेल में समझाया गया है. थंब रूल, ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व. जब जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स परचेस किया तो उसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है. दीज आर द कीज फ्रेंड्स, जो आपको समझना है एट अ प्रोफेशनल लेवल. एक चीज़ होती है अकाउंटेंट बनना, एक चीज़ होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में यही समझ बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन सी बात वो है जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ जाती है, दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स इज इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजेक्शन. ह्यूमन एफर्ट्स नॉट इन्वॉल्व, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट. अब जो गुड्स खरीद लिया गया वो स्टॉक में पड़ा है तो उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इवेंट्स इज अ एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स. और अगर दोनों की बात करें तो ह्यूमन एफर्ट्स एंड रिजल्ट फ्रॉम सच एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल एक्टिविटी, दैट इज इन अ सिंगल एक्टिविटी. ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बोथ. एग्जाम्पल देखते हैं, परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, एक्सपेंस पेड, ये सब एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शन के. इवेंट्स की बात करें, प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक आर रिजल्ट ऑफ द परचेज एंड सेल. जैसे मैंने अभी समझा गुड्स खरीदना इज अ ट्रांजैक्शन, बट स्टॉक में आ जाना दैट इज अ इवेंट. पर सर ये दोनों कंबाइन कब होंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा. परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. अगर आप लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर को परचेस करते हो तो परचेस तो ट्रांजैक्शन है ही, अब वो चला जाएगा दैट इज इन योर असेट्स बैलेंस. तो यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ, दैट इज द if it is purchased on a last day, this is most important and that is called a transaction in event both. जो नोट की बात कर रहा हूँ तो वो ये है, both transaction events, purchase of fixed asset on the last day of the financial year is a transaction since it is a business activity, ये हमने खरीदा है. It is also an event as a fixed asset exists as a result of such purchase. ये purchase के फलस्वरूप जो फिक्स एसेट क्रिएट हुई, that is also considered as an event. एग्जाम्पल और लेते हैं, विघ्नेश ट्रेडर्स बाय एंड सेल्स बुक्स. ड्यूरिंग जनवरी द फर्म परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख की बुक्स खरीदी और एंड सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर 140, वो 140 में बेच डाली. ड्यूरिंग द मंथ पेड सैलरी टू इट्स शॉप मैनेजर दैट इज 10,000 एंड रेंट 6,000. तो आप देख सकते हो कि जो सेल किया दैट इज 140 और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस देखे तो परचेस का कॉस्ट 1 लाख और सैलरी और रेंट का 16,000, तो 24,000 दैट इज अ प्रॉफिट इज कॉल्ड अ इवेंट. पर ये जो हमने परचेस किया दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे दिखाया है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट एक्सपेंस आर अ ट्रांजैक्शन. ये सब ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व है. बी केयरफुल फ्रेंड्स, इस बातों को क्यों हम इतना डिटेल कर रहे हैं. आपको एग्जाम में क्वेश्चन 1 आता है दैट इज
कंपल्सरी एंड इट इज़ 100% बेस्ड ऑन द थ्योरी पार्ट, जिसमें 12 मार्क के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। पर ट्रू एंड फॉल्स तभी आप समझ पाओगे जब आपके पास थ्योरी क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे याद आया दैट मशीनरी परचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बोथ, ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, तो यू विल मेक अ मिस्टेक एंड द करेक्ट आंसर इज यस, इट्स बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जैसे गुड्स या मशीन खरीदना वो ट्रांजैक्शन है, बट इफ इट इज ऑन द लास्ट डे, नाउ इट्स बिकम द पार्ट ऑफ द फिक्स असेट, इज अ रिजल्ट, इट्स आउटकम, सो इट इज बोथ। इस केस में अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो हमने कमाया दैट इज द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज अ इवेंट। फिनेंशियल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, 2 टाइप्स है, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल, सबको पता है। जिसमें मनी इन्वॉल्व है दैट इज अ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, और जिसमें मनी का एब्सेंट है दैट इज अ नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी और मनीज वर्थ दैट इज अ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। व्हेन बिजनेस ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मनीज वर्थ, दैट इज अ नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। Purchase and sale of goods, payment of expense, purchase of assets, goods lost by fire, etc., that is all are the financial transaction. But quarrel between the managers, death of an employee, that is a non-financial transaction. ये आपको financial में समझना है। Yes, financial transaction में हमने words देखा money और money's worth, तो क्या होता है वो? तो money that is cash, rupee note or coins, money's worth that is check, obligation to pay, but actual payment is to be made later, that is credit transaction. Bills of exchange, promissory note, setting of one liability against the another receivable, exchange of assets, debit note, credit note, these all are part of the money's worth note. Hence a transaction can be regarded as a financial transaction even if money is not involved. It is a sufficient that it involves money's worth. Money's worth अगर इसमें involved है then it is also considered as a financial transaction. Further note that accounting is concerned with only financial transaction, non-financial transactions are not considered. जो हम डिटेल में पढ़ेंगे when we study the accounting concept called money measurement concept. जैसे हमने ऊपर ही देखा कि death of the employee, quarrel between the two managers are not measurable in monetary units, so it is not recorded. Yes, barter, it refers to exchange of goods among the person. For example, A sells pens to B sells pencil to A, तो ये barter हुआ, that is also not a part of the accounting. Cash and credit transaction, yes, financial transaction can be classified into 2 types, cash transaction, credit transaction. If the financial transaction involve cash, check and other modes of immediate payment, then it is called a cash transaction. जैसे example, cash received from debtors, cash sales. But if the financial transaction does not involve immediate settlement but there is obligation in future, जो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. द एक्चुअल सेटलमेंट इन कैश विल बी मेड लेटर, जहाँ पे पेमेंट एक्चुअली लेटर पे होता है. सेल्स मेड टू मिस्टर ए ऑन अ कंडीशन दैट ही विल पे आफ्टर 60 days, that is debit note or credit note, that is the example of the deferred payment, so they are also part of the credit transaction. Students note, it is to be noted that if the financial transaction involve money or money's worth other than obligation to pay, then it is considered as a cash transaction. अगर इसमें obligation to pay की बात नहीं, जैसे हमने ऊपर देखा, तो वो cash transaction ही हुआ. Cash transaction does not mean that cash must be involved. चेक मिलता है, then also it is considered as a cash transaction. Hence, if the transaction involves settlement by bills of exchange, promissory note, setting of one liability against another receivable, exchange of asset, it should be considered as a cash transaction only. ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली करेंसी नोट में डील हो, बट जैसे यहाँ पे हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, और अगर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी डील हो, देन ऑल्सो इट इज़ नोन एज अ transaction which is called a cash transaction. Okay, the next part is accounting process पूरा, जिसको हम बेसिकली समझेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे, दैट इज इन द चैप्टर 2. सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है. कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसको क्लासीफाई किया जाता है. ये सब स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको समझना है. उसके बाद उसका समराइजिंग किया जाता है, एनालाइजिंग होता है,
इंटरप्रिटेशन होता है और लास्ट में कम्युनिकेशन होता है. दिस आर ऑल द 5-6 स्टेज. यस, आई रिपीट. सबसे पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, interpretation and communicating. Be careful, communication is also part of the accounting. Many of the time students don't know कि sir communication is a part of the accounting. Yes, it is also a part of the accounting. इस सभी बातों को अभी हम डिटेल में समझेंगे. yes friends, सबसे पहला आएगा रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग इज द इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. पूरे जर्नी का सबसे अहम पार्ट है, दैट इज ऑफ अ रिकॉर्डिंग. और रिकॉर्डिंग से ही अकाउंटिंग की जर्नी शुरू होती है. ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स. सबसे पहला प्यार अकाउंटिंग का उसके रिकॉर्डिंग के साथ होता है. और रिकॉर्डिंग इज द बेस जहाँ से पूरी जर्नी शुरू होगी. पर्पस ऑफ बिजनेस मैन कैन नॉट कीप इन हिज मेमोरी ऑल द बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय हिम. पूरे साल के दौरान कितने गुड्स खरीदे, बेचे, एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस, ये सब याद नहीं रह सकता. इट शुड बी पुट इनटू द पेपर एंड दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्डिंग. हेंस देयर इज अ नीड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ सच एक्टिविटी इन अ सेपरेट रिकॉर्ड्स. यस, नाउ द वर्ड सिग्निफिकेंट मैनर शुरू हो जाएगा. बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी एविडेंस बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्स इनवॉइस, परचेज बिल, रिसीट्स, पेन स्लिप, जिसको हम वाउचर्स बोलते हैं. देखो, हमें पता है कि पूरी अकाउंटिंग का एंड होगा दैट इज बाय ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो ट्रू का मतलब होता है सच, और सच कैसे प्रूव किया जाए, तो इसके लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए. और वही वर्ड यहाँ पे लिखा है, दैट इज द एविडेंस्ड. और ये एविडेंस कौन से फॉर्म में हो सकता है? सेल्स इनवॉइस, परचेस बिल, रिसीट्स, पेन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. क्योंकि जब जब ये बुक्स की सच्चाई को चेक किया जाएगा तब आपको प्रूफ होना चाहिए. आप तो दिखा दो परचेस में 25 करोड़, पर क्या इतने बिल्स है आपके पास या नहीं. आप दिखा दो सेल्स इज 30 करोड़, पर क्या इतने सेल्स इनवॉइस आपने इश्यू है किए है कि नहीं. ये सब बातें एक्सपेंस इनकम के लिए वाउचर्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसके बेस ये रिकॉर्डिंग शुरू होता है. रेलेवेंट अकाउंट बुक्स, सबसे अहम बात. वंस अगेन, द बुक्स इन विच प्राइमरी एंट्री इज मेड इज कॉल्ड अ जर्नल. ये सब रिकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स जर्नल में, विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स विच इज कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक. सबसे अहम लाइन बोलने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, व्हेन बिजनेस इज रनिंग ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे अगर काम होता है, देन जर्नल कैन नॉट अकोमोडेट दिस ह्यूज नंबर ऑफ एंट्रीज. सो जर्नल को डिवाइड किया जाता है इन पार्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक. जर्नल के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, दैट इज कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक. समटाइम्स स्टूडेंट्स मेकिंग अ मिस्टेक कि ये बार बार मैं मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं वो क्यों बोल रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप भी शायद ये मिस्टेक करते हो, तो यू हैव टू रेक्टिफाई द सेम. बच्चे के जहन में गलत ये कंसेप्शन है कि व्हेन द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर देयर, सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड, व्हिच इज समवेयर रॉन्ग. नॉट टू रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन बट टू रिकॉर्ड अ न्यूमरस ट्रांजेक्शन. बहुत सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडी बुक है. सोचो, बिग बाजार कैन नॉट मैनेज टू पास द जर्नल एंट्रीज, दे हैव टू कीप द parts of the journal and that is called a subsidy book, which is known as sales book, purchase book, cash book, bank book, etc. according to the nature and size of the business. This is the most important word, that is as per the size of the business. अगर आपका business small size है, you can afford to pass the entries through journal, but if you are running on a large scale, then it is inevitable, but you need to go with the, that is a subsidiary book. आगे देखते हैं check point. It is to be noted that accountants is concerned with only financial transaction. ये जर्नल में जो रिकॉर्ड होगा दैट इज ओनली एंड ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. जो जो अहम पॉइंट है इसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, जिससे आपको भी पता चले. आप भी मेरे साथ बुक को ओपन करके आप हाईलाइट कर सकते हो. अकाउंटिंग विल नॉट रिकॉर्ड नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. कभी नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे कि धीरूभाई अंबानी का डेथ विल नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स. सैलरी पेड टू द मैनेजर विल बी रिकॉर्डेड, but good health of the manager, even if it is a great use to business, has no financial character and no economic value and therefore will not be
कंसिडर इन द अकाउंटिंग, तो वो अकाउंटिंग में एंटर नहीं हो पा सकता है। हाँ, जो भी सैलरी पे की हमने वो रिकॉर्ड हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग तो कर लिया, पर रिकॉर्डिंग तो कितना सारा होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल कितना हमारा परचेज है, टोटल सेल्स कितना है, टेलीफोन एक्सपेंस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है, सैलरी कितना है, तो इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। कोई भी क्लासेस में, कोई भी कॉलेज में बच्चे तो एंटर हो जाते हैं एक गेट से, पर सभी बच्चों के लिए एंट्री तो एक गेट से, पर हर एक को अपने अपने सेक्शन में, अपने अपने क्लास में बैठना होता है। द सेम वे क्लासीफाइंग, यू नीड टू सिट इन योर क्लास एंड दैट इज कॉल्ड अ क्लासीफाइंग। कैसे होता है क्लासीफाइंग? क्लासीफाइंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर। आई वुड लाइक टू हाईलाइट, सिमिलर नेचर के सभी ट्रांजेक्शन को एक साथ बिठाया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अ क्लासीफाइंग at a one place such that information will be compressed and presented in a useful form। information को आप compress भी कर पाओ, I repeat, आपको आपको ये कहा जाता है कि आप भी मेरे साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े इसको हाईलाइट करो, क्योंकि ये सब बातें आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पे बहुत काम लगेगी। जितना आपने हाईलाइट किया होगा उतनी बातें आप इजीली कैच कर पाओगे एट द एंड। तो दो फायदे, कंप्रेस्ड वे में मिलेगी और यूजेबल फॉर्मेट में मिलेगी। आपको देखना है कि टोटल सेल्स कितना हुआ, सीधा मिल जाएगा आपको समरी से पता चले कि टोटल टेलीफोन एक्सपेंस कितना हुआ पूरे बिजनेस में, यू कैन कैच इजीली। सो पर्पस, while the process are recording, yes, while the process of recording ensures that financial transactions are recorded, one cannot make the any observation, इससे आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते unless all the transaction are grouped together with the different categories। कैटेगरी वाइज उसको आप अलग कर दो, परचेस टू अलग, सेल्स टू अलग, टेलीफोन एक्सपेंस अलग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग, सैलरी अलग, रेंट अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग, तो ये सब क्लासीफाई हो सकता है। बी केयरफुल, परचेस बुक या सेल्स बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लासीफाइंग दैट इज मेनली डन विद द लेजर, जहाँ पे कैश सेल्स भी आ जाता है, क्रेडिट सेल्स भी आ जाता है। कैश सेल्स आर केम फ्रॉम द कैश बुक एंड क्रेडिट सेल केम फ्रॉम द सेल्स बुक, तो ये दोनों मर्ज होके क्लासीफाई होता है। बेसिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडी बुक। जैसे अभी मैंने समझाया कि दो सब्सिडी बुक है, एक है कैश बुक, एक है सेल्स बुक। तो कैश बुक में से कैश सेल्स मिलेगा और सेल्स बुक में से क्रेडिट सेल्स मिलेगा और दोनों क्लासीफाई हो जाएंगे इन द लेजर। Relevant accounts book, the book containing the classified information of the transaction is called ledger, the most important, yes, this is called a ledger, जहाँ पे सभी बातों का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अभी हमने समझाया कि कैश बुक से भी पैसा आएगा, सेल्स बुक से भी आएगा। इफ आई एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल, ये है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक में आपने जितने भी सेल्स रिकॉर्ड किए हैं वो यहाँ पे आपने नाम फॉर एग्जांपल लिखते जा रहे हो और साथ में सब कॉलम के साथ, जो हम डिटेल में देखेंगे व्हेन वी स्टडी द अकाउंटिंग प्रोसेस। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जैसे रमेश 5 लाख, सुरेश 8 लाख, वैसे ही सब टोटल मिला के फॉर एग्जांपल 13 लाख हुआ। तो ये हो गया आपका सेल्स बुक। दूसरा कैश बुक, उसके भी डेबिट साइड, अभी मैं डेबिट साइड में कैश कॉलम रखता हूँ अभी सिर्फ समझाने के लिए पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे आपने लिखा सेल्स 12 लाख, तो ये दोनों मिला के, यस, इफ आई नाउ अनजूम, ये सबका पोस्टिंग होता है दैट इज इन द सेल्स बुक, दैट इज सेल्स अकाउंट, यस, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में इसका पोस्टिंग होगा दैट इज ऑन द, यहाँ से भी पैसा आएगा, दैट इज कैश सेल्स का भी पैसा आएगा, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट सेल का भी पैसा आएगा, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। यस, दोनों के वर्ड्स अलग होंगे। जो क्रेडिट सेल का होगा वहाँ बाय
सन्ड्री डेटर्स वर्ड होगा और यहाँ पे बाय कैश वर्ड होगा। पर कहने का मेरा पर्पस तात्पर्य इतना ही है कि यहाँ पे दोनों क्लासीफाई हो जाएंगे और ये जो बनेगा दैट इज इन द लेजर, ये जो बनेगा दैट इज इन द लेजर। तो ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं व्हेन वी स्टडी द दैट इज सब्सिडरी बुक विच इज़ अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। पर अभी मुझे आपको क्लासीफाई समझाना था, इसके लिए मैंने आपको दिया कि यहाँ से भी पोस्टिंग यहाँ होगी, कैश सेल्स की भी पोस्टिंग यहाँ होगी और यहाँ पे दोनों अमाउंट, जैसे यहाँ पे कैश सेल्स का 12 लाख है और क्रेडिट सेल का 13 लाख है, तो टोटल 25 लाख का आपका सेल्स अकाउंट में क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जिससे आपको दोनों सेल्स, क्रेडिट सेल और कैश सेल्स दोनों का पता चल जाए। वी गो बैक टू अवर थ्योरी पार्ट। यस, दैट इज लेजर। ईच पेज इन द लेजर इज कॉल्ड अ फोलियो। In each folio page number, the individual account head and all the transaction related to that account head is recorded और posted। तो यहाँ पे हमने जैसे अभी देखा कि ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे एक कॉलम होती है दैट इज़ अ फोलियो और यहाँ फोलियो पे ये सब बातें डिटेल्स में रखी जाती है कि ये पोस्टिंग हमने कहाँ से लिया है। चेक पॉइंट लेजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। जर्नल और सब्सिडरी बुक जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से ये शुरू होता है। Example, at a recording stage, all transactions are normally recorded chronological order, that is date wise. Assuming a business made 10 sales transactions, out of which 6 are on credit, pay telephone charges, rent, etc. Received payment from 3 debtors in a week. It is not possible to ascertain the exact position. ये सब चारों तरफ पड़ा है कि कहीं डेटर से पैसा मिला है, कहीं क्रेडिटर्स को हमने पे किया है, कुछ रेंट पे किया है, कुछ कैश सेल्स किया है, कुछ क्रेडिट सेल किया है, ये सब चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ऑफ ईच आइटम्स को हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चला जाएंगे अनलेस दे आर ग्रुप एज अ सेल्स अकाउंट, टेलीफोन चार्ज अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। इसको क्लासीफाई करते जाएंगे तो वी कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट द ईच एक्टिविटी, क्योंकि वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जैसे नीचे कॉलेज के गेट से तो कितने बच्चे आए, सब यहाँ पे क्राउड होके खड़े हैं, तो हमें पता ही नहीं कि इसमें एफ वाई का कौन सा है, एस वाई का कौन सा है, टी वाई का कौन सा है। पर जब जब वो जो अपने अपने क्लास में चले जाएंगे तो वी कैन गेट द आइडिया कि नहीं ये क्लास पूरा फर्स्ट ईयर बीकॉम का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग टोटल सेल्स। जैसे अभी मैंने समझाया कैश एंड क्रेडिट, जैसे आपको फिर से दिखा दूँ तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स पता चल जाएगा, 25 लाख का हमारा टोटल सेल्स पता चल जाएगा, जिसमें दोनों सेल्स आएगा दैट इज क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल्स। ये दोनों का टोटल आपको पता चल जाएगा। एक आया सेल्स बुक से, एक आया कैश बुक से, और इस दोनों का पोस्टिंग होता है सेल्स अकाउंट में। यस, तो कैश और क्रेडिट सेल एक्सपेंडिचर टोटल कितने, अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स कितने, ये सब बातें हमें पता चल जाएगी। दैट इज फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जैसे पहला स्टेज जर्नल था, सेकेंड क्लासिफिकेशन है। यस, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज समराइजिंग। जितना हमने क्लासीफाई किया उस सबको समराइज करना ज़रूरी है, एंड देन ओनली वी कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया। This involves the presentation and preparation of classified information in a manner useful to the internal and external users in a financial statement. यही बातों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लेस इस तरह से किया जाएगा जिससे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर को पता चले दैट इज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट शुड बी समराइज इन अ सच अ वे। अकाउंट बुक्स, इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो जहाँ ट्रायल बैलेंस में हर एक सेल्स अकाउंट का समरी बनता है, परचेस का समरी बनता है, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट देयर फ्रॉम। सो समरी में दोनों बातें ही आती है, एक तो ट्रायल बैलेंस और उसके बेस फिनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, ये पूरा समराइज किया गया है जिससे आपको पता चले प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। बैलेंस शीट यूज टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन, तो दोनों बातें परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, हाल और चाल, दिशा और दशा, और वेल्थ और हेल्थ, क्या हुआ और क्या रहा, क्या हुआ का मतलब प्रॉफिट और क्या रहा का मतलब पोजीशन, आपको पता चलेगी फ्रॉम द समरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज टू डिटरमाइन द फैक्टर्स दैट इज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और बैंक बैलेंस, और कौन कौन सी एक्टिविटी से ये कैश में चेंजेस आए, फ्लो आया, इनफ्लो और आउटफ्लो, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द समराइजिंग।
बेसिस समराइजिंग इज बेस्ड ऑन द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन प्रेजेंटेड इन द लेजर। तो सबसे पहले क्लियर कर लो फ्रेंड्स, जर्नल दैट इज recording, ledger that is classifying and financial statement that is summarizing। तो इन दिस वे पूरा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है एनालाइजिंग की, कि अब समराइज तो कर दिया, अब हमें एनालाइज करना जरूरी है। मीनिंग ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा है उसका आप मैथोडिकल क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। नेचर ऑफ प्रोसेस एनालिसिस इज कंसर्न विथ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज रेशियो एनालिसिस। जो P&L और बैलेंस शीट के बीच के रिश्ते अब क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस, आपको देखना है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें अब एनालिसिस करने के लिए बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गुड्स इंपोर्ट करने चाहिए या हमारे लोकल मार्केट से खरीदने चाहिए, हमारे बने हुए गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए या इट शुड बी सोल्ड इन अ लोकल मार्केट। ये सब बातें यू कैन हैव अ ब्रॉड एनालिसिस आफ्टर द स्टेज ऑफ समराइजिंग, दैट इट इन्वॉल्व्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का बेसिस रेडी कर देता है, दैट इज द एनालिसिंग। फर्दर द एनालिसिस इन्वॉल्व कंपेयरिंग करंट ईयर्स फिगर्स विद द प्रीवियस ईयर फिगर्स। आप जब ये एनालिसिस में देखोगे, कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, तो आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी साइड बाय साइड मिलेगा। इस ईयर के प्रॉफिट के साथ पिछले साल का प्रॉफिट भी आपको साइड बाय साइड मिलेगा। तो इससे आप समझ पाओगे कि कंपनी कितने ग्रोथ के बेसिस पे आगे बढ़ रही है। बेसिस फिनेंशियल स्टेटमेंट आर जनरेटेड अबोव इन समराइजिंग। जो समराइजिंग में हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इसके बेस पे एनालिसिस होता है और ये एनालिसिस विल हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक द प्रॉपर डिसीजंस। एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट रेशियो, द सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इज कंपेयर टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स। आपने सेल्स पे कितने प्रॉफिट अर्न किए वो आपको पता चलेगा। दिस हेल्प्स टू एसर्टेन हाउ मच सेल्स हैव टू बी अचीव्ड टू मेक द स्पेसिफाइड नेट प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट पाने के लिए हमने कितना सेल्स किया, ये सब एनालिसिस हमें पता चलेगा कि पूरे हमारे बिजनेस का हमारा कॉस्ट रेवेन्यू रेशियो क्या है, या फिर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, या हमारा बिजनेस साइकिल कितने टाइम में रोटेट होता है। ये सब बातें वहाँ से पता चलेगी। If net profit ratio is 20% on sales and businessman wants to achieve net profit of 20 lakhs in a year, then it must make a sale of 100 lakhs. That is on the basis of ratio you can now make an action. As I have explained you कि this is the stage वहाँ से हम management take up proper and prompt decisions. The next is interpreting. रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग के बाद का स्टेज है दैट इज अ इंटरप्रिटेशन। मीनिंग ड्राइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द आइटम्स इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम रिलेशनशिप डिटरमाइंड इन द एनालाइजिंग प्रोसेस। एनालाइजिंग प्रोसेस से जो रिलेशनशिप हमने समझी, इसको इंटरप्रेट करना जरूरी है। The recorded financial data is analyzed and interpreted in the manner that will be enable the data user to make a meaningful judgment about the financial that is the condition and profitability of the business operation। इसे इंटरप्रेट कर पाएगा, जिसको कहते हैं अर्थघटन कर पाएगा कि हाँ कि बिजनेस का ये सेगमेंट इतना कमा रहा है, या बिजनेस के पिछले साल के मुकाबले इतना ग्रोथ है, या बिजनेस ने अब इस रीजन में काफ़ी सारा अपना डेवलपमेंट किया। ये सब बातें इंटरप्रिटेशन से पता चलती है। नेचर ऑफ प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर interpreted to explain what had happened, why it had happened, and what is the likely to happen under specific conditions. I repeat these three words with the highlighter. Financial statements are interpreted to explain what had happened, कि क्या हुआ है, why it had happened, क्यों हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, जिससे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कनेक्ट कर सकते हो कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कंप्रेस हो रहा है ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको पता चल जाएगा कि इन फ्यूचर में भी हम काफ़ी मार्जिन प्रेशर फील कर सकते हैं। इन द सेम वे कोई रीजन को आपने एक्सप्लोर किया है,
अब आप धीरे धीरे एक्सपोर्ट आगे बढ़ा रहे हो तो यू कैन एंटिसिपेट के इन फ्यूचर वी कैन ऑल्सो क्रॉस मैनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन. Based on analyzed information, the interpretation shall be done. Analyze information से we can have a good interpretation. Basis naturally financial statement generated in summarizing process and relationship determined in the analyzing process. दो बातों का मिलन इंटरप्रिटेशन में होता है, एक समरी और एनालिसिस. ये दोनों को मिलके we can generate the interpretation. एग्जाम्पल देखते हैं. Assuming net profit ratio of 2011 is 20% on sales, where it was 15% in 2010. Similarly, the expense ratio 2011 is 80% on sales, whereas it was 85% in 2010. This means the profit has increased mainly due to decrease in expense. So the increase is not due to the increase in sales. तो ये जो आपका प्रॉफिट बढ़ा है वो सेल्स के बढ़ोतरी की वजह से नहीं है, बट आपका मेन ड्यू टू द डिक्रीज इन एक्सपेंस. इससे आप इंटरप्रेट कर पाते हो कि यस, on the basis of summarized data and on the basis of analyzed figures you can interpret the same. The last stage in the accounting process is communicating. Recording से communication तक का ये पूरा सफ़र है, क्योंकि आपने जो हासिल किया, इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, ये उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जो इसके लिए इंटरेस्टेड है, जो इसमें इंटरेस्ट रखते, जो इसमें अपना हित इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसमें इनका कहीं ना कहीं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स. तो मीनिंग इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन to the end user. The most important word is the end user, to enable them to make the rational decision. Yes, this is most important. इससे they can go for their rational decision. Being a investor of Infosys, मैं उसका financial statement जो मुझे communicate किया जाएगा, इससे I will take my decision कि क्या मुझे इस investment को बनाए रखना है, now I should cut my position to be invested in the company. The reason there may be many challenges in the outsourcing and many global scenario changes which is analyzed and interpreted in the financial statement, which help me to take a rational decision. Modes, this is done through the preparation and distribution of accounting reports, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिपोर्ट से लेके फिनेंशियल स्टेटमेंट, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ग्राफ्स, डायग्राम, फंड फ्लो एट्सेट्रा. ये सब जो अकाउंटिंग एनुअल रिपोर्ट्स में जोड़ा जाएगा, इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन के एंड से, दूसरे एंड से ये रेशनल डिसीजन लिया जाएगा, जिससे जो भी एंड यूज़र है दे कैन टेक अ प्रूडेंस डिसीजन विच हेल्प हिम to create a good wealth in the future. So friends, these are the 6 stages where the entire accounting process we can distribute. The number 1, if I give you recording, which is done in the journal. Second, classifying, which is done in the ledger. Third, summarizing, this is trial balance and financial statement. इससे interpretation होता है, yes, बीच में करेंगे एनालिसिस किया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस पे से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन, और ये रिस्पेक्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है. तो फ्रेंड, दीज आर द 6 स्टेजेस इन विच द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस वर्क्स. यस फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. कि अकाउंटिंग के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग के पीछे का, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, दैट इज द फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव देखिए, द गोल्स टू हैव अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन. हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए. एज वी हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन, इट शुड बी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. द सेम वर्ड हियर इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, जिससे यूजर को पता चल पाए, विच आर इन अ फाइनेंशियल नेचर. टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. हर एक बिजनेसमैन को जानना होता है, हर एक शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को ये जानना होता है कि मैंने बिजनेस में ये जो पैसा लगाया, मैं सुबह शटर ओपन किया तब से लेकर शाम को मैंने शटर डाउन किया, मैंने क्या कमाया, क्या हासिल किया, एंड दैट इज़ फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. आगे, दैट इज़ for a particular period of time, if revenue income exceeds the expense, then it is said that business running profitably. But if the expense
exceed the revenue, then it is considered as the business is running in a loss. तो इससे आपको पता चलता है कि रिजल्ट क्या है, दैट इज बिजनेस इज रनिंग इन अ प्रॉफिट और लॉस, और ये सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज टू नो द फिनेंशियल पोजीशन. तो सर अभी जो आपने समझा वो क्या था, दैट वाज अ परफॉर्मेंस. अब जो बात आती है दैट इज द पोजीशन एंड दैट इज शोन फ्रॉम द बैलेंस शीट of the business. This will help the answer of questions like how much assets and liabilities that the business has on a specific date, whether the business is solvent, that is ability to meet its liability in short run and also long run, and as well as they fall due. तो बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटी का जो लेखा जोखा है वो पूरा उसका पोजीशन कहलाएगा, और वो पोजीशन पता चलती है विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. And last, to provide the information to the users for decision making. अगर यूज़र को अपना डिसीजन लेना है तो ही नीड टू हैव द क्लियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग के बिजनेस ने क्या प्रॉफिट कमाया, कितनी नई असेट जनरेट की, कितना वेल्थ क्रिएशन किया, कितना एक्सपांशन किया, कितने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया, कितना और मार्केट कवर किया. ये सब बातें दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द all annual reports which includes financial statement, all the fund flow, cash flow statement, all the graphs, diagrams and many other reports. Accounting as a language of the business communicate the financial result of the enterprise to the various users. So accounting aims to meet the information needs to the decision maker and help them to take their rational decision making. तो ये rational decision लेना है तो अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. तो इसको हम फिर से समराइज करें तो नंबर 1 सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, नंबर 2 असरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, नंबर 3 असरटेनमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन, एंड नंबर 4 प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स. ये चारों बातों को आप कभी भी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन 1 में जैसे मैंने समझाया कि 12 मार्क के ट्रू फॉल्स होते हैं, बाकी के 8 मार्क में देयर कैन बी अ क्वेश्चन लाइक दैट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन डिटेल, दैट इज फॉर 5 to 7 और 8 मार्क्स. सो यू कैन यूज दिस. फंक्शन देखें तो अमेरिकन प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ AICPA एन्यूमरेट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहला मेजरमेंट. सबसे पहले वो मेज़र करता है. मेज़र का मतलब होना नापना. यस, क्या मेज़र करता है, दैट इज यस. तो सबसे पहले मेजरमेंट. अकाउंटिंग मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड डिपिक्ट्स द करंट फाइनेंशियल पोजीशन. यू कैन यूज दीज टू वर्ड्स रेगुलरली इन द अकाउंटिंग, दैट इज परफॉर्मेंस एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन. ये दोनों बातों को चेक करता है. सेकेंड, फोरकास्टिंग. फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज यूजिंग पास्ट डेटा. पास्ट में जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है उसके बेस कंपनी का फ्यूचर एंटिसिपेट और फोरकास्टिंग करने के लिए अकाउंटिंग का मेन फंक्शन कहा जा सकता है. डिसीजन मेकिंग. आप डिसाइड कर सकते हो कि अब ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी है या ये प्रोडक्ट का हमें मार्केट डेवलप करना है. दिस इज ऑल हेल्प्स विद द डेटा ऑफ अकाउंटिंग के हमने इस रीजन में इतना प्रॉफिट कमाया, इस रीजन में हमारा सेल्स इतना कम हो गया. इस सब डेटा के बेस वी कैन गेट द डिसीजन मेकिंग. सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंट टू एड द रेशनल डिसीजन मेकिंग. जैसे इन्वेस्टर की बात करें तो अकाउंटिंग कि प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ के बेस दे कैन टेक अ डिसीजन कि अब हमें इस कंपनी में वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड और वी शुड एग्जिट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा. कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन. यस, आप पास के साथ एज वेल एज अपने पीयर्स के साथ, पीयर्स का मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन करके यू कैन इवेल्युएट कि हम मार्केट में हमारा स्टैंडिंग कहाँ है, हमारा मार्केट में कौन सा दैट इज वी कैन से दैट मार्केट पोजीशन हमारी क्या है, दैट वी कैन analyze from the functions of accounting. That is, accounting assesses the performance achieved in relation to targets and discloses the information regarding the policies and contingent liability which play an important role
in predicting, comparing and evaluating the financial results. तो हम कंपैरिजन और इवेल्यूएशन से काफ़ी सारे फिनेंशियल रिजल्ट्स को समझ सकते हैं और उस पर वी कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन. कंट्रोल, यस, आप टेलीफोनिक्स में आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल कि पिछले 6 महीने से बढ़ता ही जा रहा है, स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो यू कैन पुट अ चेक ऑन दैट, यू कैन कंट्रोल ऑन दैट, एंड दैट इज डन थ्रू द अकाउंटिंग. इफ वी रीड द सेम, accounting identifies the weakness in the operational system and provides the feedback regarding effectiveness of measures to rectify such weakness. ये सब weakness को हटाने के लिए accounting plays a very important function कि वो control ला सकता है, और वो control can definitely remove the weakness and help the business to grow better. The last, ये क्यों करना है, that is government regulations. Accounting provides the necessary information to the government to control the entity as well as collection of direct and indirect tax revenues. गवर्नमेंट के रेगुलेशन के मुताबिक अकाउंटिंग को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट information government may impose direct and indirect tax to generate their revenues. So friends, these are the 6 functions. Number 1 measurement करता है वो परफॉर्मेंस और पोजीशन को. नंबर 2 फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को. डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है. कंपैरिजन एंड इवेल्यूएशन कर सकते हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. आप गलत जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो यूज टू हैव अ गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए भी दिस आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस, अब कई बार व्हाट आई ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो सबसे पहले बुक कीपिंग को समझते कि व्हाट इज बुक कीपिंग. इट इज एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग. बी केयरफुल, सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग पे रुक जाए दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग. जर्नल में रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्ट करना, वहाँ खत्म, दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग. इसको याद कर लो. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशंस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर. ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा और असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस वहाँ तक आप ले जाओगे. फीचर्स, इट इज एन आर्ट of scientifically recording of the transaction. The recording is done is only in monetary terms. Recording of transaction restricted only to that of a particular enterprise. अपने business की बातें ही होगी उसमें, and the recording are made in a given set of books. Either it's a journal or subsidiary book. Advantage of bookkeeping: from the financial statement, financial information is readily available to the users. यूज़र्स को वो रेडीली अवेलेबल हो सकती है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव, फिनेंशियल डिसीजन कैन बी टेकन सिंस द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलायबल. रिकॉर्डिंग से फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा करके यू कैन टेक अ क्वालिटेटिव डिसीजन. वैल्यूएबल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन कंपेयरिंग द बुक्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स of the same enterprise and comparing the books of the same period of the different enterprise. एक ही एंटरप्राइज को पास के पीरियड के साथ और आपके एंटरप्राइज को दूसरे एंटरप्राइज के साथ आप कंपेयर कर सकते हो. फिनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ विच कैन बिकम द एविडेंस. एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ वेरियस एसेट्स हेल्प्स टू कंट्रोल, जैसे हमने पहले भी देखा फंक्शन में, टू एंश्योर देयर इज नो अनऑथोराइज्ड डिस्पोजल ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. जब रिकॉर्डेड होगा तो यू कैन हैव अ गुड कंट्रोल ऑन द सेम. तो फ्रेंड्स, अब हमें समझना है दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के क्या क्या फ़र्क होता है. सबसे पहला फ़र्क दैट इज़ अ स्कोप. सबसे पहले बुक कीपिंग कहाँ रुक जाता है. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग पे बुक कीपिंग रुक जाता है, पर जहाँ से आगे बढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग. समराइजिंग द क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन को वो समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और कम्युनिकेशन करता है. तो हम अगर 6 टोटल प्रोसेस के पार्ट्स है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, तो पहले 2 अहम पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग. नंबर 1 रिकॉर्डिंग एंड नंबर 2 क्लासीफाइंग. स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज. समराइजिंग से जो शुरू होता है, that is the second stages of accounting. Third, basic objective. bookkeeping का basic objective क्या है.
तो टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जबकि बुक कीपिंग में टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इसमें काफ़ी सारा है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखना, उसकी पोजीशन को देखना, इस पर से एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, पर्सन बुक कीपिंग इज डन बाय द जूनियर स्टाफ। जो जूनियर है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज द जूनियर स्टाफ, वेर इट इज डन थ्रू द सीनियर स्टाफ। नॉलेज ऑफ लेवल, बुक कीपिंग में कुछ डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बेसिक रिकॉर्डिंग के रूल्स पता होने चाहिए। So here knowledge level, that is bookkeeping is not required to have a higher level of knowledge than an accountant. Accountant is required to have a higher level of knowledge than that is a bookkeeper. Bookkeeper से उसको एक स्टेज आगे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसको इस पे से ही समरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करना है। एनालिटिकल स्किल्स, bookkeeper may or may not have a analytical skill, but as the accounting involves the analysis, so it must have accountant should require an analytical skill. Nature of job, yes, bookkeeper is often a routine और clerical nature इसमें, जबकि accountant का analytical nature वाला job है, that is involved in the accounting. Designing of system, तो उसमें it does not cover designing of the account system. इसमें कुछ अकाउंट सिस्टम डिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, बट यस इट कवर्स द डिज़ाइनिंग ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द मैनी अदर रिपोर्ट्स। सुपरविजन, द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट का वर्क चेक नहीं कर सकता क्योंकि इट इज़ फॉलोज द बुक कीपिंग, जबकि एन अकाउंटेंट सुपरवाइज वो चेक करता ही है एंड चेक्स द वर्क ऑफ द बुक कीपर, क्योंकि अकाउंटेंट का रोल ही बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से सिर्फ आप रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक पहुंच सकते हो, पर बिजनेस का एनालिसिस आप नहीं कर सकते हो, फिनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन नहीं जान सकते हो। जबकि अकाउंटिंग में फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड असर्टेनमेंट बेस्ड ऑन द फिनेंशियल रिपोर्ट्स आप कर सकते हो, बिजनेस का परफॉर्मेंस पोजीशन आप जान सकते हो। यस, फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, जबकि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से ही ये बनता है। मैनेजरियल डिसीजंस, यस, बुक कीपिंग मैनेजर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग, इज अ वेरी रो डेटा। इससे कोई कंक्लूजन आप नहीं डिराइव कर सकते, बट यस management can take a decision on the basis of accounting records and the statements which is prepared in the financial statement. The last is subfields. There is no subfields of bookkeeping. इसका कोई subfield नहीं है, जबकि accounting के तो financial accounting, management accounting, human resource accounting, inflation accounting, social responsibility accounting, cost accounting के जैसे काफ़ी सारे इसके अलग अलग parts है। तो in simple words, bookkeeping प्लस अकाउंटिंग, ये दोनों को मिला के बनेगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सो बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर, इफ आई एक्सप्लेन यू विद द चार्ट, तो बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, इट्स कॉल्ड अ बुक कीपिंग। फिर बड़ा पार्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और ये दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये पूरा अकाउंटेंसी कहा जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बुक कीपिंग खत्म होते अकाउंटिंग शुरू होता है, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मिल के अकाउंटेंसी बनता है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक। इसके अलावा क्या रोल है अकाउंटिंग का अलग अलग फील्ड के साथ, वो अब हम देखेंगे। ये स्टूडेंट्स, इन द theoretical framework we almost cover all the aspects from the Naukar spiral, but some two aspects are given in the ICI module, that is in the latest module, so we need to cover the same and they may be asked in the examination. The first one is a limitation of accounting.
जैसे हमने अभी तक अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखे, फंक्शंस देखे, पर कुछ उसके लिमिटेशंस भी है एंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देयर आर सर्टेन misconception regarding the financial statement. A common man presume that income statement shows the correct income or loss of the enterprise, and that is balance sheet depicts the perfectly true and fair picture. The most important word is true and fair picture of the financial statement standing of the enterprise. It must be recognized that accounting as a language has its own limitation. उसके भी कुछ limitations है. Every coin have two sides. The figures of the profit or loss generated by the accounting process are subject to various constraints with which the accounting works. कुछ constraints accounting के भी है जिसको भी हम देखना शुरू करें. Number 1, the factors which may be relevant in assessing the worth of the enterprise don't find the place in the account as they cannot be measured in terms of money. जैसे कि नौकार की बात करें तो नौकार के असेट साइड काफ़ी सारी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, फिक्चर्स है, बट we know that all the faculties are also the asset of the Naukar, but it cannot be measurable in monetary terms, so they are missing somewhere. So balance sheet cannot reflect the value of certain factors like loyalty, skill of the person, which may be the most valuable asset. So this is one of the limitation. Balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date, while the users of the accounts interested in knowing the position of the business in the near future also, and also in a long run and not for the past date. जो financial position दिखाई जाती है that is as on date दिखाई जाती है, और performance जो दिखाया जाता है वो past बातों का होता है जो already discount हो जाता है. Users always have a keen about the future performance and position which is never shown through the financial statement. Third point पढ़े तो accounting ignores the change in the some money factors like inflation. अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे इन कमिंग क्लास के मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट एज ए इनइलास्टिक यार्डस्टिक, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो. आज से 50 साल पहले जो रुपये का वैल्यू था आज उतना नहीं है, बट इट इज़ समवेयर इग्नोर्ड बाय द अकाउंटिंग. देर आर ओकेजन वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. कई बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, और दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. Certain accounting estimate depends on the sheer personal judgment of the accountant. For example, provision for doubtful debts, method of depreciation, etc. जहाँ पे हमें estimate पे जाना पड़ता है कि provide 5% depreciation on machinery, जबकि ज़रूरी नहीं है वो exact 5% ही depreciate होता हो. जैसे ये लॉकडाउन का टाइम था बीच में, तो कई बार मशीनरी यूज़ ही नहीं हुई है. डाउटफुल डेट्स पे हम पास्ट जजमेंट बेस प्रोविजन करते विच इज़ नॉट मे बी द एक्चुअल और रियल. So these are many things which is on the basis of estimates. Financial statement, sixth point. Choose asset which can be expressed in a monetary units. जैसे मैंने अभी समझा human resource, although very important assets of the enterprise are not shown in the balance sheet. और last, different accounting policy of the treatment of the same item adds the probability of manipulation. Though through the various laws and accounting standards efforts are made to reduce this option to minimum, but certainly could not be reduced to one. कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स, कितने सारे पॉलिसीज अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज अलग अलग फॉलो करती है, और ये सबको एक साथ एक रिश्तों में बांध देना टफ है, एंड सो दैट दे आर नॉट बिकम कंपेरेबल. जैसे कोई फीफो फॉलो करता है, कोई लिफो करता है, कोई SLM करता है, कोई WDB करता है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग where we need to also understand the other side of the coin, and that is the limitation. अब रोल क्या रहेगा अकाउंटेंट का, जहाँ पे ज़्यादातर अकाउंटेंट का मतलब यहाँ समझना है चार्टर्ड अकाउंटेंट का. ये सब शुरुआती टॉपिक आर बेसिकली फॉर अ नॉलेज, पर इसमें से भी कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हमें समझना है. तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि कौन कौन सी एरियाज में अकाउंटेंट का रोल बनता है. तो सबसे पहले होता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ द अकाउंटेंट, और इसके लिए वो सोसाइटी में जो जो सर्विस देता है उस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. यू कैन राइट डाउन ऑन द पॉइंट वाइज इन अ वेरी शॉर्ट वे. सेकेंड, स्टेच्यूटरी ऑडिट. एज पर द स्टैच्यू का मतलब समझना है लॉ के अनुसार आपको ऑडिट करवाना ज़रूरी है, और ये ऑडिट एज पर द एक्ट of the Institute of Chartered Accountants of India, they are eligible
to do the statutory audit. Same way जैसे statutory audit होता है वैसे internal audit भी होता है. It is a management tool where you can control your internal resources and internal audit के लिए भी accountant is playing a very important role. ये सिर्फ हम points wise इसलिए समझ रहे हैं, इसको आपको सिर्फ points wise ही explain करना है. You can elaborate the same if the having the higher weightage of marks. Taxation. Every company is liable to pay the tax to the government और उसकी सब टैक्स की जितने भी गिनती है और इसके सभी दावपेच को समझना और उसके सभी प्रोविजंस को फॉलो करना, इसमें अकाउंटेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. यस, ये दोनों भी अकाउंटेंट रादर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्लेइंग अ मेजर रोल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म्स एंड एडवाइजरी फंक्शंस कि किस तरह से अगर कंपनी के सामने कुछ पेनल्टी लगी हो, कुछ कंपनी को अपील में जाना हो, कंपनी के टैक्स के सामने कुछ गलत असेसमेंट हुआ हो, इन ऑल दिस सर्विसेज a chartered accountant play a very important role. And last is the financial services. Yes, कितने सारे financial services are given by the chartered accountant. Many people need help the guidance in planning their personal financial affairs. अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से लेके कैसे टैक्स प्लानिंग करना जिससे कोई टैक्स इवेजन भी ना हो जाए, और ये सब के लिए अकाउंटेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो फ्रेंड, दीज आर द एरियाज वेयर दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड लास्ट इज अदर सर्विसेज, जैसे के लिए सेक्रेटरी वर्क, कंपनीज, क्लब, एसोसिएशन, इस सब में दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सर्विसेज ऑनररीली या अदरवाइज. एंड दीज आर द मेजर that is 7 areas where accountant playing a very important role to the society. Number 1, that is maintenance of books of accounts के लिए. Number 2, statutory audit they are playing. Number 3, internal audit में उनकी ज़रूरत रहती है. Taxation के सभी वर्क्स के लिए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस में जहाँ डिसीजन लेने हो, और फिनेंशियल सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम द टैक्स प्लानिंग टू द ऑल टैक्स formalities. And last is the other services which help the very social responsibility services, and many other NPO NGO services are involved in this. So friend, this is the chapter 1 unit 1, that is the scope and meaning of accounting. Now we will see the classwork sums for the same, and mainly it is based on the MCQ and short notes. Yes friends, now we'll start with the classwork. And mainly in the theory topics you will find the multiple choice questions and some short notes. Short notes में जैसे मैंने टॉपिक को समझाया, तब जो शॉर्ट नोट्स हमने समझाई वही आपको लिखनी है, and I will give you the reference for the same. First of all, we'll start with the multiple choice questions. Which of the following, number 1, which of the following is not a subfield of accounting? We already studied that. That is different branches of accounting, starting from cost accounting, financial accounting, management accounting, human resource accounting, social responsibility accounting. So yes, management accounting, cost accounting is a branch, but bookkeeping is not a branch. So which is not, so this is the answer, option C is the right one. Purpose of accounting system includes all the following except. अकाउंटिंग सिस्टम क्या क्या कवर करती है? तो सबसे पहले इंटरप्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. यस. क्लासिफिकेशन भी अकाउंटिंग में आता है. यस. दैट इज द ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स. डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन दैट एंटरप्राइज में एंगेज इन. ये बातें अकाउंटिंग सिस्टम में डिक्टेशन नहीं आता है. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी अगेन. Bookkeeping is mainly concerned with, as we have studied, the main funda behind the bookkeeping is recording of the financial data, and that is the option A. Designing is not a part of the bookkeeping. Classifying and summarizing of the designing data is a part of the accounting. Interpreting is also falls under the accounting. Fourth, all of the following are the function of accounting except. Yes, इसमें decision making आता है. Yes, on the basis of accounting data we can take a prudent decision, we can forecast the future, but ledger posting is not a part of the accounting. That is the not a function of accounting. That is the process of accounting. So answer option B. Financial statement are the part of the accounting. Yes, it's not a part of the bookkeeping, but it's a part of the accounting. Financial position of the business is ascertained on the basis of.
Yes, we all study from the even 11th standard. Balance sheet is the statement which gives the position of the business. User of accounting information includes creditors, suppliers, lenders, customers, both A and B. Yes, internal external सभी यूजर्स के लिए हो सकता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर असेट्स एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी टर्म्स, नहीं वो तो कंसिडर होती है. लायबिलिटी एक्सप्रेस इन अ मॉनेटरी टर्म्स, ये भी कंसिडर होती है. असेट्स एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन अ नॉन मॉनेटरी टर्म्स, यस, दिस इज नॉट कंसिडर, so answer is option C. On January 1, Sohan had paid 5,000 for a rent. This can be classified as naturally, it's a transaction. कुछ भी human efforts involved होना, and that is the goods or services का monetary terms में exchange होना, that is a transaction. But yes, on March 31, 2015, this is the last date of accounting year. After the sale of goods of 2000, he is left with the closing stock of inventory. This is both a transaction and events. Goods बेचना, that is a transaction, और जो stock पड़ा रहना, that is a event. So it is considered as both transaction and events. So the answer is option C. Theory questions में friends, homework 1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. डिफाइन द अकाउंटिंग की डेफिनेशन. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ विच आर ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर. इसके सब फील्ड्स भी हमने देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, एट्सेट्रा. यूजर्स ऑफ द अकाउंटेंट अभी हमने पहले भी देखा, क्रेडिटर से लेके गवर्नमेंट, board of directors, employees, all are the part that we have studied in the theory. Relationship of the accounting with the economics, statistics and law, that is a very interesting, which is somewhere given in that is and the part of the model it is given. It is not likely to be asked in the examination, but for a knowledge purpose you can read that कि कैसे accounts का इन सब से रिश्ता है, that is with the economy, with the statistics and law. Yes, limitation that we have studied in detail कि limitation of accounting क्या है, जैसे कि human resources you cannot record change in the value of money, we cannot anticipate, as we have already studied in the limitation of accounting in the same video. And services of the chartered accountant that he provides to the society, starting from maintaining of the books, statutory audit, internal audit and many financial services, advisory services. This is the role of the accountant. So you can write these theory questions with the help of module and नवकार spiral, that is नवकार material. होमवर्क 2 में मेनली दूसरे टॉपिक के सभी सम्स यहाँ पे रख दिए गए, बट व्हेन वी स्टडीड ऑल अदर टॉपिक, जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात है, यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी की बात है, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात है, विच वी विल स्टडी लेटर ऑन. ये पहले टॉपिक में जोड़ दिया है, विच शुड बी स्टडीड in the next unit, so we will discuss at the same time. So we wrap up the chapter 1 unit 1 with the classwork homework over here. Homework 2 के जो भी RTP और MTP के sums है, that is belongs to some other topic, so we will discuss the same later on. Thank you.